यही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या बताए थे आप लोग? एक प्रिंसिपल है, ठीक है, संविधान जो है उसमें सिद्धांत दिया गया है, और इस वाले में लागू किया जाता है इस सिद्धांत को। राज्य व्यवस्था में लागू किया जाता है, जबकि सिद्धांत जो है संविधान इसमें लिखा गया है कि ये नियम, ये कानून इस चीज के लिए बनाया गया है। जैसे हम आप लोगों को पढ़ाया आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, आर्टिकल 1 कहता है राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 क्या कहता है? भारत की संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राष्ट्र को भारत के राज्य में या भारत की सीमा में मिला सकती है, यही कहा गया है। अच्छा, अब मिला सकती है सिद्धांत तो बन गया ना। अब यहाँ पे सिर्फ सिद्धांत लिखा गया है कि भारत की जो संसद है वो विदेशी राष्ट्र को भारत में मिला सकती है। ठीक है, ये सिद्धांत दे दिया गया इसका। अब ये हमारी संसद में आएगा, हमारी संसद में पारित होगा, दोनों सदनों से, लोकसभा राज्यसभा से, साधारण बहुमत से ही पारित होगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग नियम बनाना। यहाँ पे संविधान में लिख दिया गया है कि भारत की संसद के पास ये शक्ति है, ये नियम है, बना है कि भारत किसी भी राज्य को मिला सकता है, विदेशी राष्ट्र को। ठीक है, अब उसको अपने में लाने के लिए, मिलाने के लिए हमारे राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। वो वो व्यवस्था है कि राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे, फिर संसद में साधारण बहुमत से पारित होगा। जैसे आपको बताए थे, सिक्किम को मिलाने के लिए हमने क्या किया था? 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन किया। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हमने किया, जिसके तहत हमने सिक्किम को सहराज्य बनाया। ठीक है, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया, उसके तहत जो सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। तो एक सिद्धांत है कि आर्टिकल 2 कहता है कि आप मिला सकते हैं, ये सिर्फ यही कहता है। लेकिन उसके मिलाने की जो प्रक्रिया है कि संसद के दोनों सदनों में जाना चाहिए, हमारा राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना चाहिए, ये सब राज्य व्यवस्था के अंतर्गत है। ये चीज इसमें नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, समझा गया? तो संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर है। एक सिद्धांत है, एक सुचारू रूप से लागू कराता है। हमारे यहाँ एक कंट्रोवर्सी में चल रही है IAS पूजा खेड़कर, नाम सुने आप लोग? हाँ, यूट्यूब पे क्या चल रहा है आप लोगों के? रील? हाँ, यूपीएससी जानती है आप लोग? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसके तहत आप जो है IAS, IPS, IFS बनते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, इसमें आप अधिकारी रैंक बनते हैं। इसमें एक जो महिला है पूजा खेड़कर, महाराष्ट्र की थी, उन्होंने यूपीएससी को पहली बार चकमा देके और अपना फर्जी दस्तावेज देके, अपना फर्जी डिसेबिलिटी देके, ठीक है, समझा रहा है? ये चीज फर्जी उम्र देके, उनकी उम्र खत्म हो गई थी, वो जो है 11 बार के बाद भी दे दी है एग्जाम, जबकि नहीं होता है। हमारा संविधान तो बना है, नियम बना है, प्रिंसिपल उसका बना है। अखिल भारतीय सेवा आगे आगे आएगा, पढ़ाएंगे हम इसी में, संविधान में ही अखिल भारतीय सेवा आएगा। ये सब अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी में आएगा। अब सिद्धांत तो बना है कि आप जो है ओबीसी के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है, SC ST के लिए डिसाइडेड नहीं किया गया, SC ST चाहे जितने बार दे सकते हैं।
लेकिन उस महिला ने यूपीएससी को पहली बार चकमा इतना बुरी तरीके से दिया है कि यूपीएससी भी जो है अब उनके ऊपर जांच बैठाया और कल जो उसने आदेश पारित किया कि इनका जो मतलब अपॉइंटमेंट है, इनकी जो नियुक्ति है उसको रोका जाता है, उसमें अभी और जांच होगी। जबकि आपने क्लियर कर रही थी, 11वीं बार में क्लियर की हो, हाँ, और वो भी फर्जी दस्तावेज से। उसके पास डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि आप जो है कहीं से भी, जो दिव्यांग नहीं होते हैं, मतलब कहीं पैर की उनको कुछ दिक्कत है, हाथ में या कहीं दिक्कत है, तो उनके अंदर वो भी नहीं है, डिसेबिलिटी भी नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका फर्जी दस्तावेज दिया, उन्होंने फर्जी उम्र लगाया, अपने माता पिता के नाम में चेंजिंग किया। ये सब करने के बाद वो जो IAS की नौकरी पाई, आज वो उसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई होती, कोई भी जांच नहीं होती। उसकी एक गलती, उसके अंदर घमंड आ गया। 11 बार एग्जाम दी, इसका मतलब बहुत दिनों से पढ़ रही थी, 10-12 सालों से पढ़ रही थी। उसके अंदर ये घमंड आ गया और वो पढ़ के ये समझ रही थी कि IAS का एक पार होता है कि, और गलती वो ट्रेनिंग में थी, और ट्रेनिंग के समय ही पढ़ रही थी। पहले से उनको घमंड था, उनको हर एक चीज़ पता था। हो गई तो कह रहे हैं हमको जो है एक गाड़ी दीजिए, एक बंगला दीजिए, सिक्योरिटी गार्ड दीजिए, जबकि ट्रेनिंग में सब नहीं मिलता है। और जब ये सब सरकार नहीं दी, जब आयोग उनको नहीं दिया, तो वो जो है अपनी खुद की ऑडी ले ली, ऑडी के पीछे लिखवा दी भारत सरकार, नीली बत्ती लगा दी। बड़े बाप की लड़की, उसके पिता लोकसभा का चुनाव लड़े गुजरात से। हमारा संविधान भी कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है, इसको भी चकमा दे दिया जाता है। तो ऐसा काम गलती मत करिए कभी। अभी एक IAS हैं यहाँ के थे, जौनपुर के अभिषेक सिंह का नाम सुनेंगे आप लोग, बीच में वो छोड़ दिए थे, 2011 बैच के IAS थे वो ना। वो जो है वो भी शायद फर्जी दस्तावेज दे के हुए हैं। अब कई लोगों को पता चल रहा है, फर्जी डिसेबिलिटी दिए हैं कि हमको ये पैर से दिक्कत है, हाथ से दिक्कत है, या कहीं दिक्कत है, ऐसे सब। हाँ, देखिए यूपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट कराती है और आप पास करके चले जाते हैं ना, तो यूपीएससी इतने जल्दी नहीं हटाती है ना। जानते हैं उसका 9 मेंस होता है, सब इंटरव्यू वगैरह लेके 9-10 पेपर होता है मेंस का, और उतना जो देगा उतना पास करके गया है, तो यूपीएससी इतना जल्दी नहीं हटाती है, क्योंकि वो उस काबिल है ना। अरे 1000 पोस्ट के लिए 12 से 15 लाख लड़के अप्लाई करते हैं, वो भी 1000 पोस्ट नहीं रहता, उससे कम ही रहता है। 900 पोस्ट आएगा, 800 पोस्ट आएगा, ऐसे ऐसे पोस्ट आता है। अब सोचिए कि उसके बाद पहले जो है प्री देना है, सबसे पहले प्री देंगे, 2 प्री निकालेंगे, उसके बाद मेंस देना है, 7 निबंध लिखना है, इंटरव्यू देना है, 9-10 पेपर प्री के बाद होता है। तो उतना पेपर जो दे के हुआ है, आप समझ रहे हैं कि उतना जल्दी यूपीएससी उसको हटाएगा नहीं। लेकिन आप जिस तरीके से फर्जी करके गए हैं वो गलत है, इतना चल रहा है। और यही बात इनके यहाँ लागू नहीं हो रही है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, इनकी भी बच्ची चली गई अचानक, मतलब कभी तैयारी ही नहीं की, 1 साल पता नहीं कौन सी तैयारी की, यूपीएससी में चली गई। ओम बिरला की लड़की ये कैसे चली गई? तो अब हमारे यूपीएससी पे भी सवाल उठने लगा है। जिस संस्था को हम आज मतलब बिना कुछ सोचे हम बोल देते थे, हमें बिना सोचे हम लोगों के सामने वक्तव्य रख देते थे कि एक यूपीएससी है वो एग्जाम कंडक्ट कराती है, और हमारे एक स्टेट के लोग हैं जिनका पेपर आए हर एक दिन लीक होता है। हम बोल देते थे सबके सामने कि नहीं होता ऐसा, लेकिन अब ऐसा कर सोचना पड़ रहा है कि क्या बोला जाए उसको। यूपीएससी तो सबसे खतरनाक निकली, जो कि हमारे भारत के हर एक जिलों को चलाने के लिए डीएम को तैयार करती है, उसके मालिक हैं वो सब, लेकिन वही सब ऐसे जा रहे हैं। सच में जो तैयारी कर रहे हैं उनका कुछ नहीं है, वो तैयारी करेंगे, तैयारी करके घर चले जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा उनका। अगर इतना ही होना रहता तो सरकार पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराती। आज तक जितने भी एग्जाम कराए गए, जितने भी लोग पकड़े गए, जितने भी सालवर गैंग पकड़ा गया, किसको हुआ सजा? कौन पकड़ा गया तो सजा हो गया उसको, कि 8 साल 10 साल सजा होगी, आपके घर में बुलडोजर चलेगा। यहाँ गरीबों के घर में बुलडोजर चलता है, अमीरों के नहीं। जो सरकार का साथ देगा उस पर बुलडोजर नहीं चलता है, जो सरकार की तरफ चलेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। गरीबों के घर में हर समय चलता रहता है। ठीक है, तो संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर है, ठीक। और हम जो है आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इस समय राज्यों का एकीकरण, पढ़ा रहे थे ना? क्या पढ़ा रहे थे?
वो तो बता दिए, देसी रियासतों को बताना है ना। कल क्या लिखवाए हैं लास्ट में, देखिए 4 लिखवा दिए ना। जैसे आप लोगों को यही बता रहे थे कि अब तक जो है हमने आर्टिकल 4 तक ये पढ़ा है कि हमारा भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, यानी विभाजित राज्यों का, ये लिख लीजिए, विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ है। विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ है, यानी हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उनके लिए एक ही काम कर रहा है सिर्फ केंद्र। 28 मुख्यमंत्री हैं, 2 स्टेट में और अन्य मुख्यमंत्री जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक केंद्र काम कर रही है, जिससे हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार। तो हमने जब ई वाला पढ़ते हैं कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो उसी में जो एक कोट है कि विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ है भारत, यानी राज्यों में विभाजित तो होगा लेकिन वो कभी उससे अलग नहीं होगा। यानी जो हम आपको आर्टिकल 1 में पढ़ा रहे थे कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ या यूनियन होगा, लिखे थे ना आर्टिकल 1 में, यूनियन लिखे थे, फेडरेशन लिखे थे, कॉन्फेडरेशन लिखे थे ना। तो उसमें जो यूनियन शब्द प्रयोग हो रहा है तो वही लिख रहा है कि जो राज्य हैं वो तो विभाजित हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे भारत का जो संघ है उससे अलग नहीं होंगे, ठीक है, आप उससे अलग नहीं हो सकते हैं। हाँ, विभाजित हो सकते हैं, 28 की जगह 30 राज्य हो सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल में एक राज्य की मांग चल रही है भील प्रदेश की, अभी परसों जो है उसके जो लोग हैं जमावड़ा किए थे, भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं लोग। भील प्रदेश, भील जनजाति हमारे यहाँ है, ठीक है, ज्योग्राफी में आएगा, जनजाति पढ़ाया जाएगा। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इतना ये जो पार्ट है, ये लोग बोल रहे हैं कि हमें भील प्रदेश दे दीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान है, ऐसे ऐसे राज्य है ना। तो ये लोग परसों से बोल रहे हैं कि हमें जो है इतना वाला जो पार्ट है हमें भील प्रदेश में कन्वर्ट कर दीजिए। किसको में? भील प्रदेश में। और ये भील है दिख रहा है ना, ये जनजाति है, भील जनजाति होती है, ठीक है। तो सबको हमारे यहाँ मांग करने का अधिकार आप बना सकते हैं। तो हमारा जो राज्य है विभाजित हो सकता है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है, लेकिन उससे कोई भी राज्य अलग नहीं होगा। ये हम आर्टिकल 1 में समझाए थे आप लोगों को, याद है कि नहीं? नहीं याद है? याद है जो आर्टिकल 1 हम बताएं आपको कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो हमने कहा था कि भारत 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होगा, लेकिन उससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, उससे अलग होकर कोई अलग देश नहीं बना सकता है। तो उसी पे ये कोट है कि भारत विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ है। क्या है? विभाजित राज्यों का। जैसे विभाजित का मतलब बटा हुआ मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है ना। लेकिन अब इससे जो है, इससे बाहर यानी भारत से बाहर आप अलग होके अलग देश नहीं बनाएंगे। जैसे अभी भील प्रदेश है ना, ये कह दे कि ना हम एक भील देश बनाएंगे, हम भारत से अलग होना चाहते हैं, तो कभी नहीं होगा। आर्टिकल 1 यही कहता है, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा, विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक, एक बार दोहरा लेते हैं आप लोगों का। प्रस्तावना हम लोग पढ़ रहे थे शुरू में, एकदम स्टार्ट किया प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना किसको याद है? प्रस्तावना नहीं याद है? चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, याद भी नहीं होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, ठीक है, प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बद्धता को सुनिश्चित कराने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, मिति मार्च 6 शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एतद द्वारा
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यही है ना, ठीक है। तो उसका स्रोत क्या बताए थे हम? स्रोत कौन है? स्रोत है हम भारत के लोग। उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप है समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, यही है, संप्रभु। ठीक है, स्वरूप इसका यही है ना, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार और व्यक्ति विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, ये आपके उद्देश्य है। ठीक है, तो अगर आपसे स्वरूप पूछे तो आप ये बताएंगे, उद्देश्य पूछेगा तो ये बताएंगे, अगर स्रोत पूछेगा तो ये बताएंगे। ठीक है ना, याद होना चाहिए। भाग हम पढ़ाए थे आपको कि हमारे यहाँ कितने भाग हैं? मुख्य भाग कितने थे? 22। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? अनुच्छेद कितने थे मुख्य में? 395। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? लगभग 460। ठीक है, अनुसूची पहले कितनी थी? 8, लेकिन वर्तमान में 12 है। ठीक है, हम लोग कौन सा भाग पढ़ना स्टार्ट किए थे? भाग फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट किए थे। भाग फर्स्ट का नाम क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 4 तक। यही है। आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा आर्टिकल कहता है कि भारत की जो संसद है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिला सकता है। ठीक है, समझा रहे चीज? तो किसको मिलाया गया था? 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1974 में किसको मिलाया गया? सिक्किम को जो है राज्य के रूप में मिलाया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा फिर सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 2 चीजें याद रखिएगा, कब राज्य बनाया गया? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा। कब पूर्ण राज्य बनाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। ये याद रहना चाहिए। 2 चीजें पूछेगा वो, राज्य और पूर्ण राज्य। ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जबकि 9वीं अनुसूची 1951 में संविधान संशोधन करके पहला संविधान संशोधन हुआ था, और जो 9वीं अनुसूची है 1951 में ही जुड़ गई थी। ठीक है, समझा रहा है कि नहीं? और 10वां अनुसूची कब जुड़ा? 1975 में। ठीक है, 1975 में जुड़ा, तभी ना अनुसूची 10 जुड़ी। फिर जो है जब 36वां आया संविधान संशोधन 1975, तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन हो गया, तो उस अनुसूची को हटा दिया गया जो अनुसूची 10 थी, जिसमें चर्चा सिक्किम की थी। ये बताए थे। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो भारत की संसद है उसके पास यह शक्ति है कि भारत के किसी भी राज्य को, अगर एक राज्य है तो उसको 2 भागों में तोड़ सकती है, 2 राज्य है तो उसको 1 में मर्ज कर सकती है। ये बताए थे। उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो आप लोग देखते हैं कि नहीं, नाम में परिवर्तन सरकार कर देती है कि नहीं? आपको कल उदाहरण भी दिए थे कि जो आज आप उत्तराखंड देखते हैं उसका नाम पहले उत्तरांचल था। आज आप जो उत्तर प्रदेश देखते हैं पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था। आज जो आज मध्य प्रदेश देखते हैं कभी ये जो है मध्य प्रांत हुआ करता था। ठीक है, तो नाम परिवर्तन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। एक चीज और आपसे पूछे थे, बोले थे, बताए थे आपको कि जब आर्टिकल 3 का प्रयोग संसद करती है, ठीक है, कि हम जो है उत्तर प्रदेश राज्य को 2 भागों में तोड़ेंगे। आपको कल ही बता रहे थे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश 2 भागों में टूटेगा, पूर्वांचल और पश्चिमांचल। ठीक है, पूर्वांचल और पश्चिमांचल, यही बताए थे आपको ना कल। ये वाला पार्ट है पूर्वांचल है, पश्चिमांचल है। ठीक है, तो हम आपसे बताए थे कि अगर इसको तोड़ना होगा, तो राष्ट्रपति जो है उस राज्य के पास वो विधेयक भेजेंगे। ठीक है, लेकिन वो राज्य जो है उसको मना नहीं कर पाएगा कि नहीं आपको तोड़ना नहीं है। उस केंद्र के पास शक्ति है, हाँ, विधेयक पे हस्ताक्षर वगैरह कराने के लिए उसके पास जाएगा, वो जो है उसको पास करके भेज देंगे। ठीक है, वहां से पानी लेते आइए, इसको देख के जाइएगा। ज्यादा बोलने से प्यास भी लग रही है।
लजाया शर्माया मत करिए ना। देखिए अगर लजाएंगे शर्माएंगे कुछ नहीं समझ आएगा। और किससे लजाना शर्माना, किससे? हम लोगों से कहाँ है? हम तो देखिए हम तो पूरा 100% अपना देते हैं, अच्छे से समझाते हैं कि पूरा समझ लीजिए। कि कहीं किताब उठाइए, अभी हम जो आप लोगों का ऐड कर देंगे ना, मोबाइल फ़ोन वहाँ है, ऐड कर देंगे। अपना नंबर जो है, अपना नंबर आप लोग बोल दीजिए तो, नहीं नोट करके वहाँ पे दे दीजिएगा। हम ग्रुप बना के ना आज PDF चला जाएगा। जियोग्राफी का भेज देंगे PDF, ठीक है, उसको पढ़ते रहिएगा। और पॉलिटी का भी भेज देंगे, उसको पढ़ते रहिएगा। देखिए जो हम PDF भेजेंगे थोड़ा सा डीप में है ना, तो उतना मत जाइएगा, जितना जितना आपको पढ़ाया गया उतना ही पढ़िएगा। जैसे कुछ उसमें चीज़ें डेफिनेशन टाइप दिया गया है, तो उस डेफिनेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा, हर बार मत पढ़िएगा, एक बार बहुत है। ठीक है, आर्टिकल 2 समझ में आ गया। आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 भी आ गया। आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 कहता है कि हमारे भारत की संसद अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी तो वह संविधान संशोधन के तहत मान्य नहीं होगा। यही है ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो संशोधन होता है वो साधारण बहुमत द्वारा होता है, और जो सरकार में होते हैं लोग वो साधारण बहुमत से ही होते हैं, यानी 50% प्लस 1। अगर आपसे कोई पूछे कि साधारण बहुमत क्या होता है तो क्या बताएंगे? साधारण बहुमत होता है 50% प्लस 1। जो सीटें हैं टोटल सीटों का 50% प्लस 1 वही होता है साधारण बहुमत। ठीक है, समझा रहे कि नहीं? 50% प्लस 1 आपके पास होना चाहिए तब वो साधारण बहुमत में आता है। ठीक, तो ये है आर्टिकल 4। अच्छा, आर्टिकल 1 में एक चीज़ और समझाए थे आप लोगों को। आर्टिकल 1 में जो हम राज्यों की बात कर रहे हैं, वो जो राज्य हैं किस अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे? किस अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे? क्योंकि हमने तो ये कहा है आर्टिकल 1 में कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यही कहा है ना। तो बाकी जो राज्य हैं 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कहीं ना कहीं लिखे होंगे, उनका क्षेत्रफल लिखा होगा, कहीं ना कहीं उनका नाम कहीं ना कहीं लिखा होगा। उसको टिकलाइएगा मत, पीछे टच ना हो, कहीं ना कहीं उसका नाम वगैरह लिखा होगा कि नहीं? लिखा होगा ना। जैसे हमने कह दिया आर्टिकल 1 कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है ना। तो 28 राज्यों के नाम है कि नहीं, उसके क्षेत्रफल है कि नहीं, वो कब बना उस पता है कि नहीं, तो वो सब अनुसूची 1 में लिखा जाएगा। अनुसूची 1 पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आर्टिकल 4 समझ आ गया। ये साधारण बहुमत से होगा, इसीलिए आर्टिकल 2 और 3 का जब प्रयोग करेगी संसद तो वह जो है संविधान संशोधन के तहत मान्य नहीं होगा। ठीक है ना। अब हमने आपको ये पढ़ाना स्टार्ट किया कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 1 आपका संघ बता रहा है, राज्यों को तोड़ने की बात कर रहा है, राज्यों को मिलाने की बात कर रहा है, तो कौन से राज्य हैं, किस राज्य की बात हो रही है? उस समय हमारे राजा थे, उस समय हमारे तो राजाओं का शासन था ना। हम जब 1947 में आज़ाद हुए, हम 1947 में आज़ाद हुए ना। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले हमारे यहाँ राजाओं का शासन था और ब्रिटिश का शासन था। हाँ, दोनों का शासन एक साथ था। ये जो ब्रिटिश वाले लोग हैं, इन राजाओं को प्रलोभन देके जहाँ देखे, जहाँ ब्रिटिश लड़े हार गए, हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, जहाँ हार गए वहाँ पे राजा अपना शासन करते रहे। जहाँ पे जो राजा हैं उनकी बातों को मान लिए, उनकी शर्तों को मान लिए, तो उन राजाओं को जो है पेंशन देने लगे सब। जहाँ पे राजा नहीं माने वहाँ पे ब्रिटिश वाले उनको हरा दिए, जहाँ पे हरा दिए ब्रिटिश वाले वहाँ पे ब्रिटिशों का शासन हो गया। समझ रहा है जी। तो 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो कुछ जगह राजाओं का शासन था। जब हम लोग आज़ाद हुए उस समय भारत में 2 राजनीतिक इकाइयाँ थी। 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए हमारे यहाँ 2 राजनीतिक इकाइयाँ थी। एक था ब्रिटिश का शासन, ठीक है, एक ब्रिटिश का शासन था
एक राजाओं का शासन था। ठीक, इन दोनों का शासन था। लेकिन हमने जो अपना संविधान बनाया है, या जो हम संविधान बना रहे हैं, वो तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बना रहे हैं ना, एक लोकतांत्रिक देश के लिए बना रहे हैं ना, जिसमें लोकतंत्र हो, जहाँ पे जनता का शासन हो। हम राजा के लिए थोड़ा बना रहे हैं। जबकि 1947 में जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय जो हमारा वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आप जो है, आपके पास न इतना पैसा है कि आप चुनाव करा लें, आप खुदा गरीबी से मर रहे हैं, काहे नहीं जो है आप राजाओं वाला शासन कर लेते हैं। जो लोग आज नेहरू को गलत ठहराते हैं, ऐसे नहीं मिलेगा, वो आगे से आएंगे तब मिलेगा। जो लोग आज नेहरू को गलत ठहराते हैं, उनको एक बार सोचने की जरूरत है। आप भले ही कहीं बैठ के नेहरू जी को गाली दे दीजिए, इंदिरा जी को गाली दे दीजिए, महात्मा गांधी जी को गाली दे दीजिए कहीं बैठ के, ठीक है, लेकिन आप सोचिए, भीमराव अम्बेडकर को गाली दे दीजिए, लेकिन आप सोचिए, जो लोग आज इन लोगों को गाली देते हैं, उनको पता होना चाहिए कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय यही लोग उस समय के मतलब ताकतवर आदमी थे। ये लोग चाहते तो लॉर्ड माउंटबेटन, जो हम नहीं बता रहे थे कि जो लड़की थी जो कह रही थी कि 99 साल की लिस्ट पे मिला है, वो भारत वैसे ही रहता जिस तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन कहना चाहता था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते तो वो आराम से कर सकते थे, चाहते तो आराम से कर सकते थे, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन बोल रहा है कि ना आपके पास पैसा है, आप चुनाव कराएंगे, 5 पैसा लाएंगे, तो आप क्या भूखमरी इतना है, गरीब इतने लोग हैं, तो आप जो है हम आपको स्वतंत्र कर देते हैं, लेकिन जो है आप ही शासन करिए, जो राजाओं के जैसा आप ही शासन करिए, जैसे रूस में है, जैसे चाइना में है कि एक ही लोग रहे, उसी तरीके से आप शासन करिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ को इनकार कर दिया, और आज लोग कहीं भी खड़े होते तो गाली देते नेहरू जी को कि नेहरू जी ऐसे किए, देश बेच दिए। अरे कभी हम लोग कौन सी स्वतंत्रता में लड़ाई में भाग लिए हैं, लेकिन हम लोग ये ताकत रखते हैं, ठीक है। एक ऐसे कवि था, नेहरू जी के सामने नेहरू जी को गाली दे दिया, नेहरू जी के सामने ही नेहरू जी को गाली दे दिया। देश बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी के समाधि पर झुक झुक शीश नवाते हैं, उनके सामने बोला, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका जवाब नहीं दिए। और आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लोग होते हैं, तो उल्टा सीधा अपना बयान देते हैं, हमारे देश को धर्मों बांटने का काम करते हैं, जैसे भी मुजफ्फरनगर में हो रहा है। कल आप लोग बता रहे थे ना कि वहाँ के दुकानों पे जो मुस्लिम लोग हैं, उनको नाम लिखना है कि मेरा नाम ये है और मेरे दुकान में ये बेचता हूँ। कहाँ है भैया, लेकिन लिखना है। पहले के हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसे नहीं होते थे, लेकिन एक काल के बाद हमारे देश में जो है ऐसी ऐसी विडंबनाएं आने लगी कि हमारे यहाँ धर्म और जाति की राजनीति होने लगी, ठीक है। तो उस समय जब हमारे देश में हम 1947 में जब आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, तो हमारे यहाँ 2 इकाइयाँ थी, एक जगह ब्रिटिशों का शासन था, एक जगह राजाओं का शासन था। लेकिन हमें तो राज्य बनाना है ना, हमें राज्य बनाना है, तो हमने एक चीज उपाय किया, जिससे हम लोग कहते हैं राज्यों का एकीकरण। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, यानी ये जो राजाओं का शासन है, जिसे हम लोग कहते हैं देसी रियासत, क्या बोलते हैं, देसी रियासत, इसे बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत। अब राज्यों का एकीकरण करते समय हम लोग जो है, जो ब्रिटिश जहाँ पे शासन कर रहे थे उनको, और जहाँ पे देसी रियासतें थी, इनको जो है हमें राज्यों में परिवर्तन करना था। यानी अब हमारे यहाँ राजाओं का शासन नहीं रहेगा, अब हमारे यहाँ लोकतंत्र है, राजा के अनुसार नहीं काम चलेगा। जैसे पहले राजा होते थे ना, हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा, जैसे मुगल सब थे, महाराणा प्रताप थे, पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ये लोग थे ना, ये लोग राजा थे कि नहीं, ये लोग अपना साम्राज्य चलाते थे कि नहीं। जब ये लोग अपना साम्राज्य चलाते थे तो ये लोग अपने मन से काम करेंगे ना, अपने मन से अलग सेना लगाएंगे, अपने सीमा की बाउंड्री अलग से घेरेंगे, अलग अलग काम करेंगे कि नहीं। तो हमें वैसा तो करना नहीं था, हमें विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ करना था। कल के लिए अगर राजाओं का शासन आज रहता
जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, पहले ये लोग राजाओं के पुत्र हैं लोग ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, जो आज बीजेपी में, पहले कांग्रेस में थे, आज जो है उनकी बड़ी बड़ी हवेली है, बहुत बड़े बड़े महल है। अब राजस्थान में चले जाइए, बहुत बड़े बड़े महल हैं जो राजाओं के पहले थे। तो हमने जो है इन राजाओं के जमीन को, इनके महल को, इनको हमने राज्यों में परिवर्तन किया। हमने ये नहीं कहा कि आपका राजा का शासन रहेगा, नहीं, आपका साम्राज्य, जैसे मैं नहीं कहा मैं ही राजा हूं ना, अब मैं राजा हूं यहाँ का, तो पूरे बनारस में मेरा शासन है, इस पे केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाई केंद्र सरकार। कब? जब राजाओं का शासन था। लेकिन इसी चीज को हटाने के लिए हमने राज्यों का एकीकरण किया, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का विलय करना था, राज्यों को मिलाना था, ठीक है। जो देशी रियासतें थी और जो ब्रिटिशर्स जहाँ पे शासन करते थे उनको अपने में मिलाना था, तो हमने उसे नाम दिया राज्यों का एकीकरण। जैसे देखिए, जब हम लोग आज़ाद हो रहे थे, ठीक है, तो हमको आज़ाद होने के बाद हमें अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करना था ना। लोकतंत्र में जनता का शासन स्थापित करना था। लेकिन हमारे यहाँ इहो सब शासन कर रहे थे ना। तो हमने पहले अपने यहाँ आर्टिकल बनाया कि हमारे यहाँ राज्य होंगे, हम विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं, अपने राज्यों को तोड़ मरोड़ के कर सकते हैं कि नहीं। जब हमने समझ लिया कि हमारे यहाँ जो आर्टिकल 3 है, वो आर्टिकल 3 हमें अनुमति देता है कि भारत की सीमा में जितने भी राज्य रहेंगे उस राज्य को हम तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, कई भागों में बांट सकते हैं, यही कहा है ना। इसी चीज़ का प्रयोग किया गया उस समय जब राज्यों का एकीकरण हो रहा था। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है राज्यों का एकीकरण कीजिए, राजाओं से बात करिए कि हम राज्यों का निर्माण करने जा रहे हैं, अब आपका शासन नहीं चलेगा। ब्रिटिशों से कहिए कि आप लोग यहाँ से जाइए, आपका शासन अब यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि हम स्वतंत्र हो गए, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये दिया गया, सौंपा गया कि आप राज्यों का एकीकरण करिए। इनमें इनका साथ दिए वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ, अंग्रेज होने के बाद ये साथ दिए हम लोगों का, ठीक है। राज्यों के एकीकरण करने में इन्होंने साथ दिया, ठीक। अब हमें जब राज्यों का एकीकरण करना था, अब हम राज्यों का एकीकरण करना चाहते हैं, तो जब भी ब्रिटिश जो हम अपने विदेश में पारित किए थे, जब वहाँ पे ब्रिटेन में विधेयक पारित हुआ कि अब जो है भारत और पाकिस्तान 2 राज्य होंगे, ठीक है। तो जो हमारे देशी रियासतें थी उस समय, हमारे यहाँ देशी रियासतें थी 565। कितनी थी? 565 देशी रियासतें थी। तो जब ब्रिटेन वालों ने विधेयक पारित किया था कि भारत और पाकिस्तान 2 औपनिवेशिक राज्य होंगे, कल बताए थे औपनिवेशिक राज्य। औपनिवेशिक राज्य वो होता है किसी बड़े देश के अंतर्गत छोटे राज्य, ठीक है। तो 565 जो है उस समय हमारे यहाँ देशी रियासतें थी। कितनी थी? 565 देशी रियासतें थी। अब जब ये अपने आप विधेयक पारित किए थे तो इन्होंने कह दिया था कि ये जो देशी रियासतें हैं अपना जो है, जैसे देखिए जो ब्रिटिश वाले शासन कर रहे थे वो थे 60% पे, ठीक है। ये 60% पे थे, यानी इनका शासन 60% हमारे भूभाग पे था, जबकि जो राजा शासन कर रहे थे ये 40% भूभाग पे शासन कर रहे थे, ठीक है। तो जो ब्रिटेन वाले लोग थे उन लोगों ने ये कह दिया कि जो हम 2 राज्यों को विभाजित किए हैं, भारत को 2 भागों में विभाजित किए हैं, पाकिस्तान और भारत 2 बनाए हैं ना, भारत और पाकिस्तान 2 राज्य बनाए हैं। अब इन्होंने ये कह दिया जिन 565 देशी रियासतों को हमें मिलाना था, इन्होंने इसे ये कह दिया कि आप अगर चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिल जाइए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिल जाइए, या तो भारत में मिल जाइए, या तो अलग देश बना लीजिए। ये सब फिर लड़ाई लड़ा के चले गए। अब सोचिए कि ये सब कितने दिमागदार थे। हमको स्वतंत्र कर दिए सब 1947 में, फिर ये सब दिमाग लगा दिए। अभी तक तो हमको जो है परेशान करते थे, हम लोगों से गुलामी कराते थे, खूब ज़्यादा मेहनत कराते थे, महिलाओं से भी उतना ही काम कराते थे जितना पुरुषों से कराते थे,
बच्चों से भी उतना ही काम कराते थे, ये सब इनका चल रहा था। जब यहाँ से छोड़ के गए, इतना इन लोगों का विवाद हुआ, इन लोगों के साथ इनको मारा गया, कूचा गया, लतियाया गया, इनका इतना विरोध किया गया, तभी जब सब भागने का सोचे तब भी सब अपने यहाँ जो है मतलब एक दिमाग लगा दिए कि अब क्या करना है। अब दिमाग लगाए सब कि अगर आपका मन है तो पाकिस्तान में चले जाइए जो देसी रियासत है, ठीक है, या तो आप इंडिया में चले जाइए, या तो आप अपना देश बना लीजिए। फोड़ रहे थे। आप दिमाग सोचिए, अब इसी 565 में से 300 जो है 565 में से 13 रियासतें चली गई पाकिस्तान में, यहाँ पे, ठीक है। कितनी बची? 552। इस 552 में से 549 मिल गई भारत में, बच गई 3। ये तीनों कहने लगी कि हम अलग देश बनाएंगे। कहा है? ब्रिटेन वालों ने कह के गया है कि जितने विदेशी रियासतें हैं ना, जो देशी रियासतें हैं, अगर वो चाहती हैं तो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे तो इंडिया में मिल जाए, दोनों में से किसी एक में मिल जाए। अगर इन दोनों में नहीं मिलना चाहती तो क्या कर लें, अपने आप को देश घोषित कर लें। अब ये जो 3 राज्य थे, देशी रियासतें थी, ये लोग सोचे कि हम लोग अपना देश बना लें। अब इन 3 में था कौन? इन 3 में देखिए, आज आप जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, एक ये था, ठीक है। हमारे पास कितने थे टोटल? 552 थे, क्योंकि 565 में से कितने मिल गए उधर? 565 में से 13 मिल गए कहाँ? पाकिस्तान में। 565 में 13 पाकिस्तान में मिल गए जो देशी रियासतें थी। उसके बाद बची 549, 552 बचे। 549 को हमने मिला लिया, कितने बचे? 3 बचे ना। अब इस 3 को जो है, ये 3 जो है मिल ही नहीं रहा है। ये आपका ये वाला जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और यहाँ पे हैदराबाद, ये 3 जो है मिलने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं सब कि हम जो है अपना देश बनाएंगे। ये बताइए, इस चोट्टा जाने के लिए बोल रहा है बिचवा में से इधर कि हम पाकिस्तान जाएंगे। ये वहाँ पे जो है जूनागढ़ है, ये भी कह रहा हम पाकिस्तान जाएंगे। ये कह रहे हैं कि हम अलग देश बनाएंगे। अब इनको मिलाना हम लोगों को बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि जो 549 देशी रियासतों को हमने मिला लिया, 549 देशी रियासतों को हमने इतने आसानी से मिला लिया इसको, ठीक है। अब जैसे क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनको ये दिया गया था, सौंपा गया था कि आप जो देशी रियासतें हैं उनका एकीकरण करिए, उनको मिलाइए। वो जाते थे आराम से, प्यार से उनके पास, कहते थे कि आप जो है आप हमें अपना विदेश, जो राजा लोग थे, ठीक है, जो लोग राजा थे उनसे कहते थे कि अपना विदेश सेवा, रक्षा और संचार, ये 3 चीज हमें दे दीजिए। समझा राजीत क्या बोल रहे थे? जब हम 549 देशी रियासतों का एकीकरण किए, क्योंकि ये राजाओं के पास था, तो आप किसी से इस तरीके से नहीं छीन सकते हैं ना, इस तरीके से किसी का हक नहीं आप ले सकते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब ये सौंपा गया कि नहीं, आप ही को देशी रियासतों का एकीकरण करना है, तो इस 549 देशी रियासतों को एकीकृत करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने उनके पास जाके ये कहा कि हम जो है सिर्फ आपसे आपका विदेश का मांग रहे हैं, यानी विदेश में आपके लिए क्या बात होगी, विदेश में आपके लिए क्या नीति बनाई जाएगी, इस चीज़ को जो है हमें दे दीजिए। आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। आप संचार जो है आपका, जो आपका संचार है, जैसे आज हम लोग का संचार का माध्यम है ना, वो हमें दे दीजिए। बाकी आप राजा बने रहिए, आप राजा बने रहिए, बाकी ये जो तीनों चीज़ियाँ है हमें दे दीजिए। वो लोग खुश होकर दे दिए कि हम लोग तो बाद में अलग हो सकते हैं। उन लोगों को क्या पता कि भारत यूनियन है और आर्टिकल 1 का प्रयोग करता है, ठीक है, उनको पता ही नहीं था। जब 549 लोगों को मिला लिए, ये जो है ये तीनों नाटक करने लगे सब। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये मिलने को तैयार ही नहीं थे, ठीक है। अब इनको मिलाने की कवायद स्टार्ट हुई। पहले बार जो है हम लोग जम्मू गए, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हम लोग पहली बार
पहली जो देसी रियासत थी वहाँ के जो शासक थे इनका नाम था हरि सिंह। हाँ, राजा हरि सिंह। एक पेज में तो इनका नाम है, यहाँ से नाम लिखेंगे ना यहाँ तक लिखा जाएगा, इतना लंबा। हाँ, इतना बहुत लंबा नाम है इनका, राजा हरि सिंह। देखिए, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल है जगह, वहाँ के जो शासक थे हिंदू थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा हैं, तभी आप लोग सुनते हैं ना, यहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अब यहाँ का जो शासक था वो हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमें जो है हम राज्यों को एकीकृत कर रहे थे, राज्यों को अपने में मिला रहे थे। तो राज्यों को जब मिला रहे थे तो पाकिस्तान भी यही काम कर रहा था। तो पाकिस्तान और भारत का विभाजन धर्म के आधार पर ही हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान और भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है। पाकिस्तान जो होगा वो मुस्लिमों का देश होगा, जबकि भारत हिंदुओं का देश होगा। उसमें जो बना देश, ये जो आप आज बांग्लादेश आप लोग देखते हैं, ये पूर्वी पाकिस्तान था, और ये वाला जो पार्ट है ये पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है, आज जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं ना, ये पहले था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, और जो ये पश्चिमी पाकिस्तान था, आज ये पाकिस्तान हो गया, वो बांग्लादेश हो गया। 1971 में इंदिरा गांधी तोड़ के उसको बांग्लादेश बना दी। ठीक है, तो पाकिस्तान भी चाहता था कि हम देशी राज्यों का एकीकरण करें। ठीक, तो हम लोग जो है, हमारे पास तो किसको सौंपा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हरि सिंह के पास गए यहाँ पे, तो इनके जो प्रधानमंत्री थे राजेंद्र प्रथम इनके प्रधानमंत्री थे। जो इनके प्रधानमंत्री थे हरि सिंह के, उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत चालाक बन रहे हैं। आप इनका संविधान आप नहीं पढ़े, लेकिन हम जानते हैं इनके संविधान में क्या क्या लिखा जा रहा है। इनके संविधान में लिखा है कि भारत यूनियन है, आप कभी अलग नहीं हो पाएंगे। ये भले कह रहे हैं कि हमको संचार दे दीजिए, शिक्षा, अरे ये संचार जो है रक्षा और संचार दे दीजिए, विदेश दे दीजिए, लेकिन ये बाद में हमको एक राज्य बना लेंगे, हमको अलग नहीं होने देंगे। राजा हरि सिंह के पास जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे, इनके पास गए, तो जो है साफ साफ मना कर दिए। कौन? राजा हरि सिंह, कि हम आपके राज्य में नहीं मिलेंगे, यानी जो हम राज्यों का एकीकरण कर रहे हैं उसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब मना कर दिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वापस आ गए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के वापस आने के बाद तब तक जो है पाकिस्तान इस पे आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान उस पे आक्रमण कर दिया, और कबीलाई जनजाति द्वारा यहाँ पुलिस मिल के जो है इसके ऊपर आक्रमण कर दी। ठीक है, और ऑन रिकॉर्ड जब यहाँ पे आक्रमण किए, ऑन रिकॉर्ड 20,000 महिलाओं का रेप हुआ। अपने ही धर्म की महिलाओं का ये लोग कहते हैं कि हम लोग अपने धर्म के बहुत रक्षा करने वाले लोग हैं। एक जगह को लेने के लिए, कुछ जमीनों को लेने के लिए अपने ही धर्म की महिलाओं का रेप किए लोग, अपने ही धर्म के लोगों का शोषण किए। ये लोग कहते हैं कि हम बहुत धर्म के रक्षक। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड 20,000 महिलाओं को, समझ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा, इतना शोषण हुआ। उसके बाद जो है राजा हरि सिंह भाग के आए। कहानी बहुत बड़ी है, इतिहास से जो कहानी बहुत बड़ी है। ठीक है, लेकिन अब इतिहास का पार्ट अलग है, यहाँ का पार्ट अलग है। अब यहाँ पे जो हरि सिंह है, इनका जो प्रधानमंत्री है एक राजेंद्र प्रथम है, फिर उसके बाद एक दूसरा आएगा जिसको जो है अब शेख अब्दुल्ला हम लोग कहते हैं। ठीक, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनको हम कहते हैं। तो अलग अलग आएंगे, लेकिन हिस्ट्री में ज़्यादा है। ठीक है, इतिहास में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे इनके जो प्रधानमंत्री हैं राजेंद्र प्रथम, जब यहाँ पे कबीलाई जनजाति ने आक्रमण किया ना, भाग गया राजेंद्र प्रथम छोड़ के हरि सिंह को। अब हरि सिंह को छोड़ के जब राजेंद्र प्रथम चला गया, तो उस समय यहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला। ठीक है, शेख अब्दुल्ला इनका प्रधानमंत्री फिर बना। शेख अब्दुल्ला जो पहले इनका प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रथम था, राजा हरि सिंह का। ठीक है, जैसे राजाओं का पहले प्रधानमंत्री होते थे ना, महामंत्री होते थे ना, उसी समय इस राजा हरि सिंह का प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रथम थे। लेकिन जब कबीलाई जनजाति ने इस पर आक्रमण किया तो राजेंद्र प्रथम छोड़ के भाग गए ना, तो फिर ये प्रधानमंत्री बना कौन? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला भी कहने लगा कि नहीं, हम लोग पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, भारत में नहीं मिलेंगे,
हम अलग राष्ट्र बनाएंगे। शेख अब्दुल्ला अपना दिमाग लगा रहा था कि ये हरि सिंह बुढ़ाइए गए हैं, कुछ दिन के मेहमान हैं, हम लोग अलग राष्ट्र रहते हैं, कुछ दिन बाद हम प्रधानमंत्री के घर में जाकर इनको निपटा के हम इस देश के वजीर आजम बन जाएंगे। वजीर आजम का मतलब होता है प्रधानमंत्री। आज भी पाकिस्तान में वजीर आजम होता है, नाम सुने होंगे आप लोग, वजीर आजम, ठीक है। तो अब जो है शेख अब्दुल्ला इसका प्रधानमंत्री हुआ। अब राजा हरि सिंह जब कबीलाई जनजाति इस पे आक्रमण कर दी थी, तो राजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को भेजे दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली, कि जाइए सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहिए कि हम जो है भारत में मिलने के लिए तैयार हैं और अपना रक्षा, विदेश और संचार हम आपको देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हस्ताक्षर करने के लिए नहीं भेजा, सबसे पहले हरि सिंह भेजा नेहरू के पास। हरि सिंह और नेहरू ये दो दोस्त थे, ठीक है। तो उनके पास जो नेहरू के पास हरि सिंह ने भेजा कि जाओ उनसे बोलो कि मेरी रक्षा करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपना रक्षा मुझे दे दीजिए। तो जब रक्षा के लिए इनके पास भेजा तो नेहरू ने कहा कि हम जो है ठीक है तुम जाओ हरि सिंह, अरे सॉरी शेख अब्दुल्ला तुम जाओ, मैं जो है अपनी सेना भेजता हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ, ठीक है। तो जब गृह मंत्रालय के पास ये बात पहुंची, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें जो गृह मंत्रालय के पास है, जब गृह मंत्रालय के पास ये बात पहुंची तो हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कहा कि देखो भैया हम तब तक तुमको तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे जब तक तुम जो है इन तीनों चीजों पे हस्ताक्षर नहीं करोगे, ठीक है। जब तक तुम विलय पत्र पे हस्ताक्षर नहीं करोगे तब तक जो है हम तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएंगे, ठीक है। अब सोचिए कि अब शेख अब्दुल्ला जो है फिर भागे भागे गए और हरि सिंह से कहने लगे कि देखिए भारत की जो सरकार है ये मना करे डायरेक्ट कि जब तक जो है आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक हम जो है आपकी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। फिर हरि सिंह वापस आए, यहाँ पे हरि सिंह खुद दिल्ली में आए, हरि सिंह दिल्ली में आए और वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये लोग यहाँ मौजूद थे। अब जाके उन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए कौन? राजा हरि सिंह कि जो जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं हैं वो भारत की सीमाएं होंगी, जिसे आप लोग आर्टिकल 370 देखते हैं ना, ये जुड़वाने का काम एक शेख अब्दुल्ला का था, क्योंकि इसके यहाँ हमारा संविधान 1956 में लागू हुआ, हमारे भारत का संविधान, इसका संविधान बनकर तैयार हुआ 1956 में। क्योंकि जब हमारे यहाँ ये जुड़ा था, ये जो है जैसे कुछ शर्त के साथ जुड़ा जम्मू कश्मीर, तो आप लोग सुनते होंगे कि पहले जम्मू कश्मीर जो है अलग संविधान था उसका, वहाँ भारत के लोग अगर शादी कर लेते थे तो उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती थी, उनको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलती थी। जबकि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर यहाँ शादी करता था तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी और जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता मिलती थी। लेकिन भारत का अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे शादी करता था जम्मू कश्मीर में, या जम्मू कश्मीर की कोई लड़की भारत के किसी राज्य में शादी कर ली तो उस लड़की की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या ये लड़का अगर वहाँ शादी कर लिया तो यहाँ की नागरिकता छोड़ के वो जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेता था। तो इसी चीज को लेके आर्टिकल 370 में बदलाव किया गया है। लेकिन आज भी आप ध्यान दीजिए आर्टिकल 370 में कोई चेंज नहीं किया गया है। आर्टिकल 370 ए बी ऐसे ऐसे करके कुछ पार्ट है उसमें चेंज किया गया है। अगर आर्टिकल 370 हटा देंगे ना, तो देखिए कश्मीरी पंडितों का अलग विवाद है, ठीक है, बात सही है, ठीक, लेकिन वहां पे देखिए राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। 2019 में पुलवामा घटना हुई, 300 किलो आरडीएक्स आया, आज तक भारत सरकार ये नहीं बता पाई कि वो आरडीएक्स यहाँ से आया। हमारे देश के जवान 44 शहीद हो गए, आज तक कोई नहीं बता पाया कि कैसे हो गए। वो देखिए सर्जिकल स्ट्राइक भारत सरकार की। आप लोग कहेंगे कि आप लोग सेना के सर पे उंगली उठाते हैं, कोई सेना के सर पे उंगली नहीं उठाता है। सेना के सर पे हम लोग एक बार भी उंगली नहीं उठाते हैं। जिस तरीके से नहीं तो सेना हमारे जो लोग हैं, जो हमारे देश के लोग शहीद हुए, वो लोग शहीद नहीं हुए थे। गृह मंत्रालय से हेलीकॉप्टर मांगा गया था कि हमारे जो है कश्मीरी के घाटियों में आप जो है हमारी सेनाओं को 90 किलोमीटर तक जो है या उससे ज़्यादा किलोमीटर तक आप गाड़ियों से नहीं ले जा सकते हैं। 2-4-10 किलोमीटर की बात आप लेके जाइए वैन से, लेकिन उससे ज़्यादा जाना होगा तो आप वैन से मत लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे आतंकवादियों का गढ़ है, वहाँ पे कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन हमारा गृह मंत्रालय उस बात को सुना नहीं। उसने कहा कि जो है काफिला लेके जाइए, वहाँ पे आरडीएक्स लेके आया, टक्कर मार के चला गया, जवान शहीद हो गए। तो ये सब राजनीतिक चीजें हैं,
जब कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया जा रहा था, वहां तो राजनीति है, जानबूझ के हमारे देश को। जैसे आप ये बताइए, हमारे देश में हिंदू की संख्या कितनी है? लगभग 80%, 80 नहीं, फिर भी लगभग हम 70% है, 65 से 70% हम हिंदू हैं। आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर में अगर ये दिखाया जाए कि वहाँ पे पंडितों को या हिंदुओं को मुस्लिम मार रहे हैं, है ना, तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? 80% या 70% लोगों पे, कि मुस्लिम मार रहे हैं, मुस्लिम मार रहे हैं, मुस्लिम मार रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें दिखा के अपनी राजनीति चमकाई जाती है। ठीक, समझ रहा है? वहां पे हम, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हम कह रहे हैं घटनाएं हुई हैं, घटी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, नहीं मारा गया कश्मीरी पंडितों को, मारा गया। लेकिन अब कश्मीर फाइल जो मूवी बनाई गई है वो एकदम गलत है, एक तरफा दिखाई गई, एक तरफा नहीं। द केरला स्टोरी दिखाई गई मूवी जो है महिलाओं का जो शोषण के लिए लेके, वो भी एक तरफा ही है, वो भी गलत है। कुछ चीजें ऐसी बनाई गई जो एक तरफा है। ठीक है, तो जब देशी रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था तो यह के हस्ताक्षर किए कब? अक्टूबर 1947 में। ठीक है, अक्टूबर 1947 में ये हस्ताक्षर किया के जब तब हस्ताक्षर कर लिए तो हमारे भारत की जो सेना है, जो कबीलाई जनजाति थी, वो यहाँ तक पहुँच चुकी थी। ठीक है, यहाँ तक। ठीक, तो अक्टूबर 1947 में जब हमारी सेना यहाँ पहुंची तो यही जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं POK। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये POK। ठीक है, और देखिए इस लाइन को, गलती हो गया, ये जो लाइन है इसे हम लोग बोलते हैं LOC। नाम सुने आप लोग? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या है इसका नाम? लाइन, हाँ देखिए आतंकवादी हमला, देखिए ये यहाँ से जो, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये POK का। ठीक, आतंकवादी संगठन यहाँ यहाँ आके रहता है। ठीक है, और हाँ देखिए इंडिया कहाँ है? वो POK वाला पार्ट है ना, वहाँ देखिए नक्शे में हम दिखाते हैं, मेरा है, हम दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो पार्ट है भारत का, वर्तमान में जहां तक हम लोग शासन कर रहे हैं वो यहीं तक कर रहे हैं। ये बाकी ये जो हरा दिख रहा है, ये वाला है, नीला वाला, सब पाकिस्तान का है। तो जब हमारी सेना वहां पे पहुंची तो हमारी सेना यहीं पे आके उन कबीलाई जनजातियों को रोक दी, जिसे हम लोग कहते हैं LOC। ठीक है, तो इतना वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मार पीट करके तो हमने अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पे हस्ताक्षर द्वारा, कैसे? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के हमने जो है इसे भारत में मिलाया। ठीक है, तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि जम्मू कश्मीर को भारत में कैसे मिलाया गया, तो विलय पत्र पे हस्ताक्षर करा के। ठीक है, एक को हमने मिला लिया, यानी जम्मू कश्मीर को हमने मिला लिया। ठीक है, अब बचा दूसरा, जूनागढ़। ठीक है, ये भी देशी रियासत है। जम्मू कश्मीर मिल गया ना, एक देशी रियासत को हमने मिला लिया। ठीक, अब दूसरा देशी रियासत है जूनागढ़। ये है गुजरात में। ठीक है, जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। यहाँ का जो शासक था वो था मुस्लिम, इसका नाम था महाबत खान। क्या नाम था? महाबत खान। यहाँ का जो जनता थी वो 90% जनता हिंदू थी, जबकि जम्मू कश्मीर में क्या था? वहाँ का शासक कौन था? हिंदू था, हरि सिंह थे। ठीक है, लेकिन वहाँ की जनता क्या थी? मुस्लिम थी। लेकिन जब जूनागढ़ की बात आई तो जूनागढ़ का शासक मुस्लिम था, लेकिन वहाँ की जनता हिंदू थी। इस जो महाबत खान है, इनको कुत्तों को पालने का बहुत शौक था। 200, 150, 200 कुत्ता पालता था, इतना बड़ा शौकिया था। आज हम लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं,
तो हम लोग कहलाते हैं एनिमल लवर, एनिमल लवर। और गाय पाल लिए, भैंस पाल लिए, तो हम लोग जानवर, जानवर है। जिसके दूध से घी, मक्खन, इतना अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनती हैं। आपके घर में जो आता है, दिन भर रात भर चाय पीते हैं आप लोग, हाँ। आपके घर में ये जो क्या बोलते हैं, केक वगैरह आता है, ठीक है। ये सब मीठा उठा कैसे बनता है, ठीक है। मतलब मीठा, मीठा का नाम लेने से इन लोगों को देखिए स्थिति देख लीजिए। तो आप सोचिए कि हम लोग जो है कितने महान आदमी हैं कि हम लोग कुत्तों बिल्ली को पाल के एनिमल लवर बनते हैं। यो था एनिमल लवर, इसको कुत्तों को पालने का शौक था। अब यहाँ की जो जनता थी एकदम त्रस्त थी, इतना सारा टैक्स लगाता था, बहुत सारा टैक्स लगाता था, लोगों पे कर लगाता था। वहाँ की जनता इससे उब गई, ये हिंदू को परेशान करने लगा। जब जनता उब गई तो इसके पास भी जो है हमारे से हमको राज्यों का एकीकरण करना था, आप में भी मिलाना था। तो ये कह रहा हम आप में नहीं मिलेंगे, हम जो है हम मिलेंगे पाकिस्तान में। हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में ही जाएंगे। चलिए आइए, ये कह रहा है कि देखिए जूनागढ़ यहाँ है, ठीक है, हाँ। ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, ठीक है। हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसने कहा कि देखिए तुम्हारे प्रति विद्रोह हो रहा है, जनता तो तुम्हारी विद्रोह कर रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तुम देखो बहुत गलती कर रहे हो, विद्रोह तुम्हारे खिलाफ है, जनता तुम्हारे खिलाफ है, ठीक है। तुम ऐसा काम मत करो जिससे तकलीफें हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि एक काम करो, अब तुम यहाँ के शासक रहोगे कि नहीं, इस बात पे फैसला हो जाए और चुनाव हो जाए, ठीक है। चुनाव हो जाए। जूनागढ़ में चुनाव हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं जनमत संग्रह। क्या कहते हैं? जनमत संग्रह। चुनाव हुआ, जनमत संग्रह हुआ। यहाँ की जो जनता थी 90% जनता कह दी कि भैया आप जो है हमें भारत में मिला लीजिए। बाकी 10% जनता कह दी हम पाकिस्तान में जाएंगे। उसी पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान में कश्मीर में इतनी महिलाओं का रेप हुआ, उसी पाकिस्तान में जहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट को फाड़ के उनके बच्चों को जो है गर्दन काट दिया गया। इतना निर्दयता से, इतने निर्दयी। ये लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत धर्म के रक्षक हैं। 10% जो थे ये लोग इधर जाने के लिए तैयार हो गए कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। जाइए, जबकि 90% जो लोग थे वो भारत में आके मिलने लगे। आइए उसको थोड़ा देख के साइड से बैठ जाइए। ठीक है, यहाँ इतनी क्रूरता हुई, उसके बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि हमको पाकिस्तान में मिलना है। इतनी क्रूरता के बाद तो जब वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया तो वहाँ की 90% जो जनता थी वो कहाँ मिलने के लिए बोल दी? भारत में, कि हम जो है भारत में मिलेंगे। तो जनमत संग्रह द्वारा जो है हमने दूसरी देशी रियासत जो प्रिंसली स्टेट था, जहाँ पे एक मुस्लिम शासक था, उसको हमने भारत में मिला लिया। यानी 2 देशी रियासतों को हमने कहाँ मिला लिया? भारत में। अब कितनी टोटल रियासतें मिल गई हमारे पास? 551। 549 को तो हमने पहले ही मिला लिया था। टोटल 565 थी। 13 रियासतें कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। बची कितना? 552। 552 में से 549 हमने पहले मिला लिया। बची 3 में जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया? विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके। ठीक है, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके हमने जम्मू कश्मीर को मिला लिया भारत में। उसके बाद जूनागढ़ को, जिसका नाम जूनागढ़ है, जो गुजरात में है, इसे हमने जनमत संग्रह के द्वारा हमने भारत में मिला लिया दूसरी रियासत को। अब बची कौन सी तीसरी रियासत? तीसरी, जिसे हम लोग कहते हैं हैदराबाद। इतना बड़ा रियासत था। यहाँ के वर्तमान समय में एक सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, आप लोग जानते हो। ये कहते हैं कि यहाँ से 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम पूरा देख लेंगे। मतलब ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ये लोग पता नहीं कैसे लोगों को भड़काना चाहते हैं। एक है टी राजा से,
वो कहते हैं, यही तरह का बयान देते हैं कि जितने भी नेता हैं इनका काम ही है। उस समय के जो नेता थे जो हमारे राज्यों का एकीकरण कर रहे थे, उन लोगों को प्यार से, जैसे जम्मू कश्मीर हमने क्या किया, तुमको मिलना था हम तुम्हारे पास गए, आप मिले या हमसे नहीं मिले, मिलना था हमने अपना प्रस्ताव रखा कि अपना विदेश रक्षा और जो है संचार हमें दे दीजिए, आपकी मर्जी थी, आप नहीं मिले। तो पाकिस्तान ने जब आप पे आक्रमण किया तो आपको लगा कि भारत हमको बचा सकता है, तो भाग के आप हमारे यहाँ आए आप ना। यहाँ पे भी लगा जनता को कि नहीं हमें परेशान करने, तो हमने जन संकट कराया ना। हाँ, लेकिन ये जितने भी नेता आज के समय में हैं ये सब लड़ाते हैं, धर्म के नाम पे इतना लड़ाएंगे, सब इतना लड़ाएंगे पूछिए मत, जबकि खुद कुछ नहीं करेंगे। इन्हीं के पार्टी के एक नेता थे, आज इनके पार्टियों में देखेंगे ना तो कई ऐसे नेता हैं जो हिंदू हैं लेकिन मुस्लिम महिलाओं से शादी किए हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं हिंदू हैं और बीजेपी में हैं, समाजवादी पार्टी में है, कांग्रेस में है, लेकिन वो लोग ज्ञान देते हैं कि मुस्लिमों में ज्ञान देंगे लोग। हमको और आपको लड़ाना है, हमको आपको बेरोजगार बना के रखना है, तो हम लोग आप लोग लड़ेंगे, वो वहां लड़ेंगे, वो झूठा आएंगे टीवी पे आके बोल देंगे, सब आएंगे तुरंत एकदम काला वाला सीधा करेंगे, आएंगे टीवी पे बोल देंगे देखिए जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ के कश्मीरी पंडितों को मारा गया, हाई देखिए यहाँ पे ऐसे हुआ, यहाँ पे हिंदुओं ने मुस्लिमों को मार दिया। आज दिन वैसे आएंगे तो कहेंगे यहाँ पे मुस्लिमों को क्यों परेशान किया जा रहा है, मुस्लिमों की मस्जिदें क्यों गिराई जा रही है, मुस्लिम भड़क गया। वो सोचा नहीं, एक बार सोचा नहीं। व्यक्तिगत तौर पे हम कहते हैं हम हिंदू, सब लोग हिंदू हैं, व्यक्तिगत तौर पे आप देख लीजिए ना कि आपकी लाइफ में आपने कभी किसी मुस्लिम से झगड़ा किया, व्यक्तिगत तौर पे आपका रहा हो तो आप यही समझिए कि जब व्यक्तिगत तौर पे आपका नहीं रहा तो कहीं नहीं होता है। नहीं, जो हमें दिखाया जाता है कि कोई तलवार से मार दिया तो कोई किससे मार दिया, ऐसी बहुत सी घटनाएं भी परसों में बता रहे थे ना कि सिर्फ वो लड़की क्या करने आई थी, जमीन में हिस्सा ही लेने आई थी ना अपने पिता के, अधिकार है सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में दिया, अपने बहन का गला काट दिया, निर्दयता से गला काट दिया, सोचिए भाई काट दिया। हाँ, तो आप सोचिए ना, तो एक व्यक्तिगत तौर पर हमें लड़ाया जा रहा, और हमारे देश की जनता अभी बहुत लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। हम लोग भले हिंदू चिल्ला लें, हिंदू, लेकिन हमारा जो होना चाहिए, जिस बेस पे हमें चलना चाहिए, हम उस पे चलते नहीं। जिस हम कहते ना कि जिस राम को हम लोग मानते हैं उस राम की हम लोग नहीं मानते, राम को सिर्फ मानते हैं, राम की नहीं मानते। उस व्यक्ति ने सिर्फ पिताजी के एक बार कहने पे वनवास चला गया, और आज हम लोग लड़ जाते हैं, पिताजी से लड़ जाएंगे, पैसा नहीं देंगे हम लोगों को, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पैसा नहीं देंगे तो लोग पिताजी से लड़ जाएंगे, पैसा दीजिए, काहे नहीं देंगे, काहे पैदा किए, ये सब बोला जाता है, ये सब बयान दिया जाता है, और लोग राम को मानेंगे। सोचिए, तो ऐसे नहीं चलता है। ये समझदारी हमारे देश के लोगों को होना चाहिए, हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना होगा कि जो ये नेता मंच पे खड़े होते हैं कि हमें और आपको लड़ाते हैं, लेकिन उस समय जब हम देशी राज्यों का एकीकरण कर रहे थे तो हम ये नहीं कर रहे थे, हमने इनको मिलाने गए, हमने हमारे पास, हम इनके पास गए, मिलना चाहते थे तो मिल सकते थे, नहीं मिले, हमने जबरदस्ती नहीं किया। हम इनको जो है मिलाना चाहते थे, हमने जबरदस्ती नहीं किया, हमने यहाँ पे जन्म संग्रह कराया, हमने इनके साथ जबरदस्ती किया। जो हैदराबाद जो देशी रियासत थी, इनके में आकलन बहुत ज्यादा था। ये जो है ये डायरेक्टर अपने यहाँ की जनता को भड़का रहे हैं, जैसे अजदीन ओवैसी भड़काते हैं, भड़का रहे थे जनता को कि हम जो है यही बिचवा में अलग देश बनाएंगे, हैदराबाद अलग देश बनाएंगे, और कुछ समय बाद हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे। मानने को तैयार नहीं थे, भारत सरकार को जानबूझ के लेना पड़ा एक्शन, क्योंकि ये हमारे बीच में थे ना। बिल्कुल सोचिए कि जो हमारे बीच में है वो हमारे लिए खतरा होगा कि नहीं। अरे हम पूरा इस साइड हम हैं, इस साइड हम हैं, बीच में आप हैं। अगर आप यही बीच में हैं और आप एक देश बना ले और इंटरनेशनल लेवल पे मामला उठा दें कि हमको इससे बाहर निकलना है और हमसे आप रोड मांगने लगे, तो हम क्या करेंगे फिर? जैसे गांव में विवाद नहीं होता है, कुछ ऐसे जगह विवाद हो जाएगा कि हम ले रहे हैं लास्ट में घर, तो हमको रोड नहीं मिला, तो हम विवाद करेंगे ही करेंगे। जैसे मान के चलिए कि भाइयों का घर है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके घर है, हाँ, इनकी जमीनें थोड़ी सी पतली हैं ना, तो आप यहाँ से मान के यहाँ से रोड नहीं, लेकिन यहाँ से रोड होगा ना, इसके लिए तो आप रोड देंगे ना। तो अगर ये हमारे देश में आ जाते और ये हमारी देश बना लेते
तो इनको हमको रूट देना पड़ता बाहर निकलने के लिए। लेकिन जब ही हमसे नहीं मिले हैदराबाद, अब यहाँ के शासक थे निजाम शाह, ये यहाँ के शासक थे। ये भारत में मिलने को तैयार ही नहीं मिलना चाहते थे। भारत सरकार को जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जानबूझ के, और उस समय अगर हम लोग सेना की कार्रवाई भी करते थे ना, तो ब्रिटेन वाले क्या करके गए थे कि आप जो है, अगर आपको कोई परेशान करता है, देशी रियासतों को बोला गया था ना कि अगर आप देश बनना चाहते हैं तो देश बन जाइए, नहीं तो अगर पाकिस्तान में मिलना चाहते हो तो पाकिस्तान में मिल जाइए, नहीं भारत में मिलना चाहते तो भारत में मिल जाइए। तो ये जो यही पाक नहीं बोला कि हम जो है अलग देश बनाना चाहते हैं या हम जो है पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। लेकिन तो जब तुम बीच में हो तो कैसे चले जाओगे? तुम खुद यहाँ से चले जाओ, ये जमीन छोड़ दो। लेकिन ये जब नहीं माना तो हैदराबाद में भारत सरकार, जो उसमें गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पुलिस भेज के, पुलिस के ड्रेस में सेना भेज के, हमने पुलिस के ड्रेस में सेना भेजा। अगर उस समय हम लोग सेना भेजते तो ब्रिटेन वाले हमको डांट सकते थे, बोल सकते थे। उस समय उन्हीं का राज हमारे ऊपर था। हाँ, क्योंकि हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को ना। लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ ना। उसके पहले जब तक हमारा संविधान बन रहा था, ये ब्रिटेन वालों के अंतर्गत ही बन रहा था। जितना संविधान लिखा गया, ये ब्रिटेन वाले थे उस समय। भले हमारे देश के संविधान निर्मात्री ही लिख रहे थे, लेकिन सारी चीजों को देख रहे थे सब। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन आपको बताया ना कि हमारे राज्यों के एकीकरण में उनका बहुत बड़ा हाथ है, वीपी मेनन का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो ये जो है पुलिस के ड्रेस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ सेना भेजा, जिसे हम लोग ऑपरेशन पोलो नाम देते हैं। क्या देते हैं? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हमने हैदराबाद को भारत में मिलाया, जो देशी रियासत थी। ठीक, तो अब आपको ये समझना है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जम्मू कश्मीर को किसके तहत भारत में मिलाया गया है, तो विलय पत्र पे हस्ताक्षर द्वारा अक्टूबर 1947 में जे.एंड.के को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया। ठीक है, और जो हैदराबाद है उसको जो है ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। ठीक, हैदराबाद जो है उसे ऑपरेशन पोलो के तहत, जबकि आपका जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह। ठीक है, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो, अक्टूबर 1947 में जम्मू एंड कश्मीर को भारत में विलय पत्र पे हस्ताक्षर, यानी उन्होंने हस्ताक्षर किया था। उसी हस्ताक्षर को ना हम आज जो है यूएन में दिखाते हैं कि हमारा था, ये राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था, उसी को हम लोग दिखाते हैं। हट गए वो लोग, हाँ हटा दिया गया। 1951 में हमने जो है कुछ ऐसा नियम लाया जो भूमि से था, संशोधन करके, जो 9वीं अनुसूची जुड़ी थी, उसमें जो है राजाओं की भूमि, जैसे राजाओं की भूमि पहले काश्तकार करते थे ना, छोटे छोटे, तो उनकी भूमियों को जो है बांट दिया गया। फिर कुछ समय आने के बाद 1969-70 के करीब प्रिवी पर्स लाया गया, जिसपे राजाओं को पेंशन दिया जाता था। प्रिवी पर्स ला के उसको हटा दिया गया, तो आगे आएगा इसे जब संशोधन किया गया था। ठीक है ना। बाकी ये जो है जम्मू कश्मीर, आपका जूनागढ़ और हैदराबाद, इन तीनों को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, अब जो है हम टोटल 552 रियासतों को हमने मिला लिया है। ठीक है, 552 टोटल जो रियासतें हैं, इन राज्यों का एकीकरण हो गया है। ठीक है, राज्यों का एकीकरण हो गया। अब हमें ये डिसाइड करना था कि जहां पे ब्रिटिश वालों का शासन था, ठीक है, जहां पे ब्रिटिश वालों का शासन था उसे हम क्या नाम दें, जहां पे राजाओं का शासन था वहां उसे हम क्या नाम दें, जहां पे ब्रिटिश के लोग कमिश्नरी रूप में काम कर रहे हैं उन्हें हम क्या नाम दें, जो भौगोलिक रूप से हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें हम क्या नाम दें। ठीक है, जैसे आज ही हमने कितने प्रकार के राज्यों को रखा है, एक राज्य रखा है हमने ना, और एक केंद्र शासित प्रदेश रखा है ना, है कि नहीं।
यही तो हमने रखा है ना। जैसे एक राज्य रखा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य वो है जहाँ पे सीएम है, केंद्र शासित प्रदेश वो है जहाँ पे डायरेक्ट राष्ट्रपति का शासन है। लेकिन दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे सीएम है, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, तो हमने जो वर्तमान समय में हमने ये दो राज्य बनाया है, वो जब हम देशी रियासतों का एकीकरण किए तो हमने उस समय 4 प्रकार के राज्य बनाए। आज जैसे हमने एक राज्य बनाया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, उस समय हमने 4 प्रकार के राज्य बनाए। ठीक है, वो कैसे राज्य थे, यानी आज जो आप राज्यों को देख रहे हैं उनको हम पहले 4 राज्यों में देखते थे। ठीक है, पहला हम लोग देते थे, उसे कहते थे भाग ए, जिसे हम लोग कहते थे ब्रिटिश प्रांत। भाग बी, ठीक है, इसे हम बोलते थे देशी रियासत। भाग सी, इसे बोलते थे कमिश्नरी स्टेट। अब भाग डी, भौगोलिक रूप से लिख लीजिए अंकित, यानी जब हमने राज्यों का एकीकरण कर लिया, देशी रियासतों और ब्रिटिश वाले शासन को मिला लिया हमने, तो हमने 4 प्रकार के राज्य बनाए। ठीक है, इसमें 9 थे, इसमें 9, इसमें 10, इसमें 1। उसमें यानी 9 9 18, 10 28, 29 राज्य उस समय बनाए थे हम लोगों ने। 4 प्रकार के राज्य बनाए थे। ठीक है, तभी जो 4 प्रकार के राज्य हैं ये कल बताया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। इस बार आरओ डालेगी कि नहीं आप? इस बार तो दोबारा होगा ना सर, अक्टूबर में, अक्टूबर के दिसंबर में। ये जो है भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण, नहीं वैकेंसी नहीं, मतलब उसका एग्जाम होगा। हाँ, ये जीके जीएस, हम ही पढ़ाते हैं इंडिविजुअल जीएस। आप पढ़ेंगे इंडिविजुअल जीएस तब ना, हम पढ़ाते हैं। और यूपीपी ये तो हम नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, ये एसएससी के लोग हैं। हम जब यूपीपीसीएस के जब हम यूपीपीसीएस के लिए पढ़ाते तो इतना नॉर्मल थोड़ा पढ़ाएंगे। यही संस्था इंडिविजुअल जीएस हम ही पढ़ाते हैं, उसके लिए फिर हम जो है इतना नॉर्मल थोड़ा पढ़ाएंगे। फिर जो अभी बताएं देशी रियासतों का एकीकरण, बहुत उसको हिस्ट्री में जाकर बताना पड़ता है। वो जो फिर वो बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा उसके लिए। अब एसएससी के लिए उतना उनके ऊपर प्रेशर नहीं देना, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए नहीं, इनको उतना प्रेशर देना ठीक नहीं है ना। ठीक है, बाकी जो जीएस आता है उसका हम ही पढ़ाते हैं, उसका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और मैथ हम ही पढ़ाते हैं। उसमें हिंदी साहित्य आता है, हिंदी से जो है हिंदी वगैरह वो हम नहीं पढ़ाते, वो दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। हाँ, बाकी जीएस नहीं पढ़ाते हैं, हम ही जीएस पढ़ाएंगे इंडिविजुअल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो देशी रियासतों का एकीकरण वाला है, ठीक है, ये जो है हम कल क्या, कल तो संडे है, अब मंडे को, हाँ हाँ, आज